आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? तहरीके अदम एतमाद, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि यही आईनी कानूनी जमहूरी तरीका है इस गवर्नमेंट को घर भेजने का, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा अगर नंबर पूरे हैं तो पेश कर दें बिलावल साहब, ये तो आखिरी फेज है, राउंड है। बिलावल साहब ने अभी कह दिया है ये। क्या पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनना चाहती? फॉरेन फंडिंग केस में इसकी जद में कौन आएगा? एक पेज पे नहीं है पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, पीपल्स पार्टी ने कह दिया तहरीके अदम एतमाद, नून लीग और मौलाना साहब अकेले रह गए हैं और पीपल्स पार्टी कहती है कि यही आईनी तरीका है। लॉन्ग मार्च से या धरने से पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। अगर मैं ये सवाल करता हूं पीपल्स पार्टी की क़यादत से, तो वो बार बार कहते हैं कि हमने पहले भी लॉन्ग मार्च किए हैं। मैं कहता हूं वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी थी। उस टाइम बीबी साहिबा थी, बेनजीर भुट्टो थी। आज वो पीपल्स पार्टी नहीं है। आज वो तहरीक नहीं चल सकती। आज के डायनामिक्स अलग हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं है, ये हमारी सियासत है, इस तरह हम नहीं कह सकते, हम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस तहरीक का हिस्सा हैं। ये बिलावल साहब, जिसमें बीबी साहिबा की झलक है, लेकिन इसमें जो चाल है वो आसिफ जरदारी साहब की है। आसिफ जरदारी साहब आज भी फैसले की कुव्वत रखते हैं। एक और इशू, अली जैदी साहब और मोहतरम जनाब सीएम सिंध, जो एक बड़े वाइब्रेंट, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़े सेंसिबल एक सीएम है। अगर 3 सूबों के सीएम देख लें, इधर मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब देखें तो बड़े ही एक्टिव नजर आते हैं। उनके साथ उन्होंने जिस तरह की तल्ख कलामी की है, उस पे माजरत भी कर ली असद उमर साहब ने, उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। जिस तरह उसकी क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। और मेरे साथ बैरिस्टर इमरान अली मिठानी साहब, तज्जिया निगार, लीगल माइंड है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने। मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली साहब, अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से पीछे हट रही है तहरीके अदम एतमाद का कहकर, जिस तरह एहसन इकबाल ने कहा अगर नंबर पूरे हैं तो पेश कर दे, क्या कहेंगे? थैंक यू इम्तियाज साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी है और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर की टीचिंग्स में झलक नज़र आती है। नेचुरली जो 26 पॉइंट एजेंडा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिसमें बिलावल साहब हैं, उन्होंने साइन की है। अब अगर इस गवर्नमेंट को चलता करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आपको असेंबलीज में नज़र आएंगे। आप नेशनल असेंबली में अदम एतमाद ला सकते हैं, आप वो फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आपने सुना कि 1 लाख आदमी पहुंच जाए और हुकूमत गिर जाए? ये कोई चाइना तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च माओ ज़ेडुंग करके आया, या लेनिन जो है सेंट पीटर्सबर्ग पर आकर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर दिया। पाकिस्तान जो बना है वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन बना है। तो जलसे जुलूस, ये लॉन्ग मार्च इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इस हुकूमत को गिराना है तो उस हुकूमत को गिराने के लिए ये एक हल है कि भाई आप अदम एतमाद लेकर आए। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉन्ग मार्च, जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, इज्तिमा, ये हड़तालें, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा पड़ा है। वो तो टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस टूल से हुकूमत नहीं गिरती है। ठीक है, बरसे आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट रही? सर, इससे बेसिकली जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इस वक्त
के अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, उसके मुताबिक ये है कि ये एक कानूनी तरीका है किसी भी गवर्नमेंट को जो है ना उसको कोलिप्स करना, ख़त्म करना, उसका ये कानूनी तरीका है, जो कि मेरे नज़रिए में बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन इससे ये भी देखा जाए, अभी ये पीडीएम की क़यादतें आपस में बैठेंगी, ये बातचीत करेंगी, क्या राय अमल आता है, अब एक दूसरे क्वेश्चन होगा, जवाब आएगा, ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो काम किया है वो कानूनी है, ठीक है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वे, एंड मेरे ख्याल में ये बेहतर काम किया है। वेयर देखें, जल्द से जुलूस हो, लॉन्ग मार्च की जो बात आप कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा जाए कि हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो वीसी लेवल पे नहीं है इतनी। वीसी मींस के जो आपकी लोकल नाज़िम वगैरह होते हैं, वहाँ पे अब ये लोग निकल आए ना स्ट्रीट में, जब लोग निकल आएंगे हकीकतन, तो शायद कुछ हो सकता है कि अगर 10 लाख 20 लाख लोग वाकई गलियों में निकल आए और इस गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ जातियाँ तो है, ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट चली जाए। अदरवाइज जो बिलावल, चेयरमैन भुट्टो बिलावल साहब जो है, उन्होंने जो ये ओपिनियन दिया है कि भाई आदम एतमाद की मीन्स के हम वो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, और शायद इसके ऊपर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी। ठीक है सर, मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका तज्जिया होता है, आप एकेडमिक के, आप चीजों को देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने ये कहकर एक तो आपको कहता है पीडीएम की तहरीक को कमजोर किया है, अकेला कर दिया है मौलाना साहब को, नून लीग को, आपको क्या लगा है? सर ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। पहला भी जब लॉन्ग मार्च किया तो आपको याद होगा कि मौलाना ने तमाम अपोजिशन के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करना था। जब इस्लामाबाद पहुंचे तो मौलाना अकेले थे, ठंडी सर्दी की रातें थी और मौलाना 10-11 दिन क़याम करके वापस आ गए। फिर जब ये दोबारा पीडीएम बनी तो शायद आप मुझे थोड़ा सा इस पर क्रेडिट दें कि मीर साहब, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि पीपल्स पार्टी सिस्टम की बेनिफिशरी है, वो सिस्टम का हिस्सा है। वो ये पीडीएम जो जाके टक्कर मार के जो है धमाका करना चाहते हैं, वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। उनकी सूबाई हुकूमत स्टेक पे है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित बढ़ते चले जा रहे हैं वो स्टेक पे हैं, कभी वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये हमें तभी नजर आ गया था जिस वक्त ख्वाजा सफदर कह रहा हूँ, सॉरी, कैप्टन सफदर साहब को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसको सिंध हुकूमत ने ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया। उसके बाद इन्होंने इस्तीफों की बात की, उन्होंने कहा सॉरी जी, नो इस्तीफे, हमारे 7 या 8 सेनेटर्स इधर से सिंध से बनने हैं, हम आपके ऊपर कोई 7 या 8 सेनेटर्स तो कामयाब नहीं करेंगे। वो दोबारा से टर्न हुआ। और अब तीसरा, जब ये बिलावल साहब ने पिछले हफ्ते भी बात की कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा शायद ऑप्शंस और मौजूद नहीं है, और दोबारा अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा ये बात कर दी। उन्होंने कहा देखिए, तरीका तो यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, पीपल्स पार्टी वांट्स टू स्टिक टू द असेंबलीज, दे वांट टू स्टिक टू द सिस्टम, वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाकी जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको भी पता है किन की एमा पे बनाया गया है। वो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं, कभी अपना नुकसान करके वो इस सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, वो भी हमें नजर आ रहा है, उसके अंदर भी 2 धरे बन चुके हैं। एक धरा वो है जो कहता है सिस्टम के साथ चलो, तुम सिस्टम की पार्टी हो, इस तरह तुम नहीं लड़ सकते हो, ये पीपल्स पार्टी के काम हुआ करते थे। और एक मरियम नवाज वाला जो धरा है वो भी आपको पता है, खाकान अब्बासी साहब गए भी थे लंदन, वहां पैगाम भी पहुंचा के आए हैं, मोहम्मद अली दुरानी की भी मुलाकात हुई। तो डेवलपमेंट्स तो चल रही है ना, वो भी शायद नून लीग भी थोड़ा सा अब पीछे आ जाए। एहसन इकबाल साहब क्योंकि मरियम नवाज ग्रुप से हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप से नहीं है, तो वो इस तरह से शायद बात कर गए हैं। पीडीएम एट द एंड ऑफ द डे जो मौलाना का एजेंडा है, क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं, अपनी 22 सीट हारे हुए हैं, केपीके से सेनेटर्स इलेक्ट नहीं करवा सकेंगे, नेशनल असेंबली के अंदर ताकत नहीं रखते। जो पीपल्स पार्टी या नून लीग में उनके पास जो बेनिफिट था, जो मजे थे, वो उनको नहीं मिल रहे। उन्होंने तो टक्कर मारनी है, उनके पास तो और ऑप्शन कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो पीपल्स पार्टी पीछे आई है, लेकिन मैं आपको एक प्रेडिक्शन और भी कर रहा हूं, नून लीग भी ये मौलाना का जो लॉन्ग मार्च है उसका हिस्सा नहीं बनेगी। और उसका सबसे जो सामने नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इन्होंने कब करना था लॉन्ग मार्च, 31 जनवरी जो डेडलाइन दी हुकूमत को, 31 जनवरी तक इस्तीफा दो वरना हम आ रहे हैं। उस मार्च को तो इन्होंने मार्च में ले गए हैं, जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, मार्च नहीं होगा, मार्च में भी मार्च नहीं होगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा कि मार्च में मार्च होगा या नहीं होगा। पीपल्स पार्टी मार्च में जो मार्च होगा या नहीं होगा, इस मार्च का हिस्सा
होगी या नहीं होगी इस मार्च का हिस्सा? ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी कहा, इमरान साहब ने भी कहा, बैरिस्टर इमरान साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है सिस्टम का। पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी सिस्टम से बाहर निकले, कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहेगी, सिस्टम में रहकर ये करेगी। क्या कहेंगी जब लास्ट स्टेज है तहरीक की? अब कह रही है कि सिस्टम में रहकर असेंबली में अंदर जाकर ये चीज की जाए, क्या कहें? देखें, जो पाकिस्तान के तजर्बात हैं, पहली बात मैं क्लियर करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और सिग्नेटरी है, और नेचुरली पीडीएम जो भी फैसला करेगी वो मुशावरत से करेगी, जिसमें मेजर स्टेक पीपल्स पार्टी का है। लेकिन पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव जमात होकर मौलाना फजल रहमान के पीछे, डॉक्टर साहब आप भी प्रोग्रेसिव बंदे हैं, लिबरल बंदे हैं, डॉक्टर हैं, साइंसी चीजों में बिलीव करते हैं, मैं भी, बैरिस्टर साहब भी, बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी, और मौलाना फजल रहमान के पीछे। देखें, इसमें फैसला ये है कि पीडीएम में बिलावल साहब ने कहा था कि ये क़यादत चेंज होती रहेगी। बिलावल साहब ने ये बात रखी थी कि 3-3 महीने तक रहे, चलो 6 महीने तक रहे, तो ये ऑलरेडी एक डिसाइडेड है कि ये क़यादत फिरती रहेगी। ये सेम पैटर्न एआरडी में भी था और एमआरडी में भी था। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो हमें एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी को नहीं है एक्सपीरियंस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। क्या निज़ाम को तहस नहस करके क्या मार्शल आर्ट लग जाएं या जनरल्स आ जाएं या जजेस आ जाएं तो क्या होगा? 10 साल, 5 साल, 8 साल इस सिस्टम से, या तो फिर अनारकी होगी या फौजी राज होगा। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिस्टम चले, सिस्टम के अंदर तब्दीली आए, इलेक्टोरल सिस्टम चले, पार्लियामेंट चले, ये हमारा बिलीव है। सर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, जीडीए के कोर कमेटी के मेंबर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर सर, थैंक यू। मखदूम साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पीपल्स पार्टी इस मार्च में? क्या लग रहा है लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, यही आईनी कानूनी और जमहूरी तरीका है, पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है, क्या कहेंगे? मीर साहब देखें, ना तो पीडीएम एक पेज पे या एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इत्तेफाक करते हुए नजर आ रही है। खास करके कल का आप स्टेटमेंट देख लें, बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, और जिस दिन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज था उस दिन भी वो उमरकोट चले गए और अपनी निजी पार्टी की तकरीब को उन्होंने प्रायोरिटी दी और पीडीएम की तकरीब को उन्होंने माजरत की। मसला ये है कि पीडीएम इत्तेफाक नहीं कर पा रही और फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही। यही वजह है कि अवाम में मायूसी भी है। और आज देख लें कि आप जिस तरह से आज वाकया हुआ है कि एक फेडरल मिनिस्टर और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बीच में जिस अंदाज की गुफ्तगू हुई, उस तरह से आप देखें कि बहुत ही गलत और बहुत ही इमेच्योर मैसेज गया है अवाम की तरफ और लोगों की तरफ। दिन ब दिन जिस तरह के हालात हैं, आप देखें एक महीने के अंदर 2 दफा पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया गया, वैक्सीन का ऑर्डर अभी तक दे नहीं पा रही फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ पीडीएम शुरू हुआ था गुजरांवाला जलसे से, और गुजरांवाला जलसे में आप देखें कि सबसे पहले इनिशिएटिव इनका ये था कि हमारी तहरीक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, हमारी तहरीक उनके खिलाफ है जो प्राइम मिनिस्टर को लाए हैं, जो सिस्टम को बार बार मुंतखब वज़ीर आज़मों को बार बार कभी नाअहल करते हैं, कभी उनको कोर्ट के थ्रू नाअहल करते हैं, कभी उनको जबरदस्ती हटाते हैं। ये इनकी तहरीक शुरू उन लोगों के खिलाफ हुई थी। अब 2-3 महीने के बाद जितना भी टाइम पीरियड अगर आप गुजरांवाला जलसे से आज तक का लगा दें तो उसमें आप देखें कि आज उन्हीं लोगों के साथ टॉक्स हो रही हैं। आप शहबाज शरीफ साहब अकेले में मुलाकातें करते हैं, जेयूआई की क़यादत भी स्टेटमेंट दे रही है कि वो हमें चाय तक ही महदूद रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो खुद पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा खाते हैं, हमें चाय की सलाह देते हैं।
हमें महदूद करने, वो भी टॉक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये संजीदा है पीडीएम पे, तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क में आना चाहिए और कोर्ट्स को फेस करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी, उनका एक बड़ा स्टेक है, वो सिंध गवर्नमेंट से हाथ उठाने के लिए तैयार है। मैं ये चीज नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि तीनों बड़ी जमातें, सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी सेम पेज में है? देखिए, सेम पेज पे हमें नजर तो नहीं आ रही। यही वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको काफी इजी भी लिया है। और ये आप मरियम बीबी की स्टेटमेंट देख लें, वो कुछ और, तीन जमातों को तो आप एक तरफ रख लें, पर अगर एक पीएमएलएन को ही हम ले लें तो मरियम बीबी का और मियां साहब का एक अलग इनिशिएटिव है और शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल अलग इनिशिएटिव है। आप कुछ दिन पहले देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को किसने भेजा, मोहम्मद अली दुरानी साहब से क्यों मीटिंग्स की गई, वो एक अलग बहस मुबाहिसा है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अदम एतमाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी धरने की सियासत नहीं करती। आप देख लें, अगर पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी, अब जो पार्टी 2014 में धरनों की मुखालफत करती थी, अब वही पार्टी उस मोड़ पे आ गई है कि अब वो देखें कि वो धरनों की हिमायत करती हैं या नहीं करती। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। और जेयूआई भी जिस एक्सट्रीम तक मौलाना फजल रहमान साहब पहले गए थे जब उन्होंने धरना दिया था, तब भी उनको नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने तनहा छोड़ दिया था एक 1.5 साल पहले, अगर आपको याद होगा तो उस दौरान भी और आज का दौर भी आप देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम भी संजीदा है। और यही रीजन है कि फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर भी नहीं आ रहा, और जो प्रेशर इनफैक्ट जो 2 महीने पहले जब शुरुआती दौर में जो 3-4 जलसे हुए थे, जो प्रेशर बना था, वो अब प्रेशर दिन ब दिन कम होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, जीडीए कोर कमेटी के मेंबर, आपकी बड़ी मेहरबानी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, प्रायोरिटी क्या है गवर्नमेंट की? एहसाब है, महंगाई है, या प्रायोरिटी गवर्नमेंट की अभी तक 2.5 साल हुए कोई प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की? सर, ना एहतसाब है ना महंगाई है, दोनों में से कोई भी नहीं। देखें, एहतसाब का एक नैरेटिव है ना कि हम एहतसाब करने आए हैं तो एनआरओ नहीं देंगे, तो एनआरओ मांगते हैं तो हम नहीं देंगे। मुझे ये बता दें किस जगह पे एनआरओ नहीं दिया। फ्रीज किए यूके की क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के पैसे, वो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है सर, जो जीआईएफसी वाला ऑर्डिनेंस लेके आए, 12 बिलियन फर्टिलाइजर्स कंपनीज को माफ कर दिए। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इतने इल्जामात सहने के बाद और इंक्वायरियां, बड़ा वो शुगर कमीशन, आपने भी तारीफ की, मैंने भी तारीफ की, सबने तारीफ की, बाहर चले गए। वेयर इज एहतसाब? अलीम खान फिर रहा पंजाब के अंदर, मुझे तो कोई एहतसाब नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क से उठ के, एक कन्विक्टेड आदमी मुल्क से उठ के बाहर चला गया हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट्स के ऊपर। कहाँ पे है एहतसाब? किस जगह पे एहतसाब है? मुझे तो कोई एहतसाब इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। और फिर महंगाई के ऊपर तो मुझसे क्या पूछना है या किसी से क्या पूछना है? मिडिल क्लास से पूछें, लोअर मिडिल क्लास से पूछें, प्रिविलेज क्लास से पूछें, पॉवर्टी स्ट्रिकन से पूछें। इस सोसाइटी में जितने सेक्शंस हैं ऊपर से लेके नीचे तक, किसी से पूछ ले वो इनको गालियां देता है। वो कहता है कि इन्होंने जो महंगाई का हाल किया है, गाड़ी महंगी, रोटी महंगी, चीनी महंगी, ग्लास महंगा, क्रॉकरी महंगी, जूता महंगा, कपड़ा महंगा, मकान महंगा। चीज पीछे रह कौन सी गई है? इनकम्स वहीं की वहीं है। सरकारी इनकम्स पहली दफा हुआ है भरी नहीं है। कहाँ इनकम्स तो कोई नहीं भरी। ये आके बात करते हैं, ना इनके एजेंडे पे एहतसाब है, ना इनके एजेंडे पे महंगाई है, ना इनके एजेंडे पे लॉ एंड ऑर्डर है, ना इनके एजेंडे पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ना इनके एजेंडे पे स्टेबिलिटी है, ना इनके एजेंडे पे नेशनल डिफेंस है, ना इनके एजेंडे पे इकोनॉमी है, ना इनके एजेंडे पे फॉरेन पॉलिसी है, ना इनके एजेंडे पे नेशनल कोहेशन है, ना इनके एजेंडे पे वाटर एंड पावर है, ना इनके एजेंडे पे एनर्जी है। इनके एजेंडे पे कुछ नहीं है। इनके एजेंडे पे सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है बस। सर, क्या इनके एजेंडे पे है? 2.5 साल से इनके एजेंडे पे सिर्फ पीडीएम है, पीडीएम की तहरीक है, जेल में डालना है एहसाब के नाम पे। क्या कहेंगे सर? बात तो ठीक है इनकी, ये अली साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एहतसाब ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इनके अगेंस्ट हैं। आप देखें कि जो मेयर, कराची का मेयर है, उसके खिलाफ कोई इसके नेब का नोटिस नहीं जाता, कोई नेब की। लेकिन जो दूसरे इदारों के लोग हैं या दूसरी पार्टीज के लोग हैं, उनके खिलाफ नेब भी है, उनके खिलाफ और भी एजेंसीज लगी पड़ी होती हैं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई देखें इतनी बढ़ती जा रही है, गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। जैसे अली ने कहा ना, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, यहीं से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं। महंगाई के बाद फिर आपके पास बैरिस्टर साहब आऊंगा। महंगाई इनका वाकई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा है या नहीं है इस गवर्नमेंट का? ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद यहीं डिस्कशन को बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। हाँ सर, महंगाई भी प्रायोरिटी नहीं है, एहसाब भी प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ पीडीएम की तहरीक इनकी प्रायोरिटी है कि खत्म हो गए, कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत नहीं जाएगी, हम 5 साल हुकूमत करेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देना। सर ये बिल्कुल जो करंट गवर्नमेंट है उसका तो टोटली फोकस जो है वो पीडीएम के ऊपर है, अपोजिशंस के ऊपर है, ना कि उनका फोकस होना है कि भाई ये महंगाई किस तरह उसको कर्टेल करें, ख़त्म करें। लोग परेशान हैं, अब देखें बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया, मज़ीद और महंगा करने जा रहे हैं, तो इससे मज़ीद ये अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और इनका शायद मौक़िफ़ यही है कि हमारे पास यही 4-5 साल हैं और इसके बाद हमने आना नहीं है गवर्नमेंट में, तो लिहाजा जो कर सकते हैं करें, ठीक है। उसके अलावा देखें आप, ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो इनके भी कुछ टैक्स लगे होते हैं, उनको वहाँ से कुछ फ़ायदा बहुत होता है। तो मज़ीद ये जो आवाम को रिलीफ देने की बात आती है तो शायद उसमें बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है। और पीडीएम, और देखें कोई भी पीडीएम का बयान आ जाए या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का बयान आ जाए, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि इनका पूरा जो फोकस है ना वो इनके ऊपर है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये मीटिंग तो काफी दिन पहले हुई, सीएम साहब और जो है ना अली जैदी साहब की और तल्ख कलामी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि एक सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके साथ वजीर अली जैदी साहब की तल्ख कलामी हुई है और उसके ऊपर असद उमर साहब, जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने माजरत भी की और वजीर ने आके एक चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ तल्ख कलामी, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर मसला ये कि जो पॉलिटिक्स आजकल चल रही है वो ट्रंप वाली पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, इमरान खान और ये ट्रंप। देखिए, जब मुझे याद है कि हम स्टूडेंट लाइफ में जब पॉलिटिक्स में आए थे और उस ज़माने में जो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ होती थी या लेफ़्ट की होती थी, अपने सियासी आदमी को तरबियत देती थी। उसमें एक किताब शुरू में हमें पढ़ाते थे या दूसरी लेफ़्ट की पार्टीज़ पढ़ाती थी, वो थी मीठी ज़बान में जादू है। तो वो तरबियत देते कि भाई आप अपनी जो है ज़बान किस तरह इस्तेमाल करें। फिर जेलों में हम भी रहे हैं और दूसरे लोग भी रहे हैं, जेलों में सियासी तरबियत होती थी, तो एक गुफ्तगू में शीरीन आ जाती थी, दलाइल भी होते थे, दलाइल माने भी जाते थे, कभी तलखी नहीं होती थी। हर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब से डीप स्टेट ने तहरीक इंसाफ का जन्म किया है, उसने इस सियासत की तहस-नहस, ये दलील खत्म हो गई, ये आर्गुमेंट खत्म हो गई, आर्गुमेंट्स और तहस-नहस खत्म हो गई, क्योंकि वो खुद डीप स्टेट गन पॉइंट पर चलती है। तो आप ये समझे कि जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में जिस तरह एक वल्गरिटी और जो ज़बान का गलत इस्तेमाल किया, इसी तरह आप देखेंगे ब्राज़ील में भी इस तरह हुआ। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी ट्रंप का छोटा भाई है। मोदी जो है वो जिस तरह हिंदुस्तान में चीज़ें कर रहा है या बीजेपी कर रही है, तो ये आजकल जो ट्रेंड था जो अभी अमेरिका में तो ख़त्म हो गया है, पर यहाँ जो है ये अली जैदी जो है किस ड्रेसिंग में आता है। ये असेंबलीज़ में जो इनके मेंबर जाते हैं तो ये स्लीव्स खुले होते हैं। ये हमारे दोनों भाई हमारे बहुत अच्छे वकील हैं और आगे चलकर हो सकता है जज भी बन जाए या कुछ और बन जाए, अच्छी जगह पर जाएंगे। मुझे बताएं कि ये क्या ये जब जज के सामने जाते हैं, सेशन जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, एक डेकोरम होता है, एक ज़बान इस्तेमाल होती है। अब ये चीज़ें जो डीप स्टेट ने तहस-नहस कर दी है क्योंकि उनकी पैदावार है। तो अली जैदी वैसे भी उनके लिए मशहूर है, फैसल वादा जो जूता लेकर आया उस शो में और जिस तरह अली जैदी गुफ्तगू करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। भाई ड्रेसिंग आप भले अपने घर पर करें, आप अभी इस वक्त जो है पब्लिक के आदमी हो, आप मिनिस्टर हो, तो आपको जो है उस हिसाब से चलना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है सियासी तरबत का फुकतान है और डीप स्टेट ने जो पार्टी पैदा की है वो माशरे में डीपोलिटिकलाइज कर रही है, सियासत को ख़त्म कर रही है, सियासतदान को बदनाम कर रहे हैं, सो दैट के वो जो डीप स्टेट की जो है ग्रिप और मजबूत हो। वैसे ये तल्ख कलामी करना, ये ज़बान इस्तेमाल करना किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, ये सही है? जिस तरह ये गवर्नमेंट आई, जिस तरह जूता लेके बैठ जाना, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, इस पे आप क्या करेंगे? सर वो कहते हैं कि तेरी तलखी बता रही है, तेरी दौलत नहीं है।
तो जाहिर है नए ऑफिसेज में आके बैठे हैं, पहली दफ़ा का एक्सपोजर है, कभी किसी दफ्तर में क्लर्क भी नहीं रहे हैं तो अब आके वफाकी वजीर भी बनने गए हैं, बहुत सारे हैं। अब वो जाहिर है वो एक चौरापन आ गया है, एक जो है ना वो एग्रेशन आ गई है कि शायद हमको बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा शायद डॉक्टर साहब की बात से डिफर करूं कि पाकिस्तान की सियासत में ये सिर्फ तहरीके इंसाफ से नहीं बल्कि इवन अगर आप 90s की सियासत में भी जाएं तो आपको पता है हेलीकॉप्टर से तस्वीरें भी फेंकी गई हैं, एक दूसरे को इसराइल का एजेंट भी कहा गया है। तो ये हमारी एक सियासत में एक ऐसा स्वयं पे एक ऐसा गंद है जिसको देख के मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आप अगर दुनिया में बताएं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई है और सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, और एक वफाकी वजीर फेडरल मिनिस्टर, वो आपस में खत लिख रहे हैं, वजीर आजम को शिकायतें कर रहे हैं। वो ग्रो अप यार, आर यू स्कूल चाइल्ड? ये क्या अपने टीचर को शिकायतें लिख रहे हो कि इसने मुझसे बदतमीजी कर दी, इसने मुझे रूलर मार दिया, इसने मुझे पेंसिल मार दी? मैं वो अपने सियासतदानों से एटलीस्ट इस जगह पे आके मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। मैं समझता हूँ इस स्टेज के ऊपर ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान के वफाक के चीफ एग्जीक्यूटिव को खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रॉपरली इसको इंक्वायर करना चाहिए। अगर मुराद अली शाह साहब ने बदतमीजी की है जिस तरह अली जैदी साहब कहते हैं तो उन पे भी कोई ना कोई सैंक्शंस लगने चाहिए। अगर अली जैदी साहब ने बदतमीजी की है तो वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल ही नीचे आते हैं, उन पे भी सैंक्शंस लगने चाहिए। ये वफाक और सूबों के बीच में जो हार्मनी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए, इसको हम खराब नहीं होने दे सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी पूरी एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और वजीर आजम साहब दोनों अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रिपोज करें फेडरेशन के अंदर वजीर आजम के सामने। उन्होंने खत भी लिखा है चीफ मिनिस्टर साहब ने, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आपका बैरिस्टर साहब इस रवैये के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं कि ये रवैया जो सर मेरा ये कहना है कि हर जो फोरम होता है उसके अपने डेकोरम्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, तो उनको इन डेकोरम्स का तौर तरीकों का लिहाज करना चाहिए और आपको बात करने का सलीका आना चाहिए, कपड़े पहनने का सलीका आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि देखें, मैं तो ये कहूँगा कि तालीम की कमी है। अब तालीम ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले ली है, तालीम आपको ये भी सिखाती है कि आपने किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे तो बस वही है, अगले को निचला दिखाओ, गलत दिखाओ और खुद दूध के धुले हुए बन जाओ। ठीक है, तो मैं तो इस तरह के रवैये को कंडेम करता हूँ। ठीक है, और ऐसे रवैये को PM साहब को भी एक्शन लेना चाहिए कि कोई लीगल एक्शंस हैं तो वो ज़रूर लें। ठीक है, और जैसे कि असद अली ने भी आपने कहा, असद उमर साहब ने भी उनसे माजरत कर ली। जी ठीक है सर, सबसे बड़ा केस फॉरेन फंडिंग केस है, ब्रॉडशीट स्कैंडल है, ये बड़े केस हैं। आपको फॉरेन फंडिंग केस 2014 से चल रहा है और PTI के अंदर बंदे, इन्होंने बार बार उस केस के बारे में ये भी कहा है कि इसको रोका जाए, ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन नहीं है, इसको खुफिया रखा जाए, ये केस जो है चलने जैसा नहीं है, सब कुछ है, गले में पड़ेगा। सर देखिए, मैं इसके ऊपर एक मेरी राय ये है कि ये फॉरेन फंडिंग तो कहा जाता है, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है जो सेक्शन 6(3) पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के मुताबिक 6(3) की वायोलेशन हुई है। इसमें देखें, अगर एंड में आ भी जाता है ना, साबित भी हो जाता है तो फॉर फीचर सजा लिखी गई है। फॉरेन फंडिंग आपको यह साबित करना पड़ेगा, कानून में जो फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन है वो है कि किसी मुल्क या किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती उसने आपको फंड किया गया हो। तो ये कैमरे के आगे की लड़ाई और है और कैमरे के पीछे की लड़ाई और है। ये तो आपस में सियासतदान एक दूसरे को कहते रहेंगे कि तुम फॉरेन फंडेड हो, तुम फॉरेन फंडेड हो, तुम फॉरेन लेकिन ये कह रहे हैं कि आप भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अपनी फॉरेन फंडिंग बताए। सर ये तीनों वो बताएं फिर हम बताएंगे। नहीं, ये तीनों फंसेंगे। देखें, अभी मुझे जो एटलीस्ट कुछ इतला है वो ये है कि ये तीनों केसेस क्लब टुगेदर हो रही हैं। PTI भी फंसेगी, नून लीग भी फंसेगी, पीपल्स पार्टी भी फंसेगी, JUIF भी फंसेगी, क्योंकि आज तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी रही हैं वो बादशाही निज़ाम पे चली हैं। मैं जिस मर्जी से पैसे लूं
और मेरी पार्टी है, मैं जिस तरह मर्जी खर्च करूं, ये अब चलेगा नहीं। इमरान खान साहब क्योंकि जाहिर है वो एक चेंज की, तब्दीली की बात कर रहे थे कि मैंने पार्टी बनानी है, इलेक्शंस कराने हैं, मैंने इसको कोई डेमोक्रेटिक पार्टी बना देना है या कोई खुदा न खास्ता रिपब्लिकन पार्टी बना देना है, तो उनके ऊपर जाहिर है ज्यादा बलगम आके गिरेगा। अल्टीमेटली मैं ये समझता हूं कि इतना तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, जो इकरार मैंने देखा है, जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उस हिसाब से पीटीआई will be entangled when you read section 6(3) with 17(3) of the constitution। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है, फंस चुकी है। जहां तक एडजमेंट्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये हमारे लीगल सिस्टम का एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक मकरू चेहरा है, गंदा चेहरा है कि एक केस जो 6 महीने में सुन के ख़त्म किया जा सकता है, वो 2014 से चलता आ रहा है। नून लीग की हुकूमत में भी चलता रहा, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर में भी चलता रहा, पीटीआई की हुकूमत में भी चलता जा रहा है, इस इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर में भी चलता जा रहा है। और जिस तरह की यहाँ पे देखे ना, महंगा वकील करता क्या है, महंगा वकील ये करता है, वो केस को लंबा चलाता है। वो कहता है इतना भगाऊंगा ना मैं अकबर एस बाबर को कि ये भाग भाग के तंग आ जाएगा, ये एंड में खुद ही कहेगा यार मेरी जान छोड़ो, जो करना है करो, मैं जा रहा हूं यहां से, लेट बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी बैरिस्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी, सेनेटर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जो हो रहा है आपको पता है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे बड़ा यह सवाल, फॉरेन फंडिंग केस कौन आएगा इसकी जद में? और सबसे बड़ा, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजल रहमान को तनहा करेगी, या पीपल्स पार्टी कह रही है कि लॉन्ग मार्च भी हो और तहरीक अदम एतमाद भी, दोनों चीजें चलती रहे? मुल्क के अंदर हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है? महंगाई, ऐसा या कुछ भी नहीं? हुकूमत की कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। और मोहतरम जनाब सीएम सिंध के साथ जो तल्ख कलामी की है अली दैदी साहब ने, और जिसके ऊपर असद उमर साहब ने माजरत भी की है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, सबसे बड़ा, सूबे और वफाक के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? वफाक जब भी हुकूमत आई है, जो हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की, उसके आने के बाद ये डिवाइड क्यों बढ़ी है सूबे और वफाक के बीच, स्पेशली सिंध और वफाक गवर्नमेंट के बीच में? इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।